आई होप सब अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, सबके ही अधिकतर एग्ज़ाम अभी आसपास ही हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे है। एडिशन रिएक्शन हम करा चुके हैं। एल्कीन की जितनी भी एडिशन रिएक्शन थी, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन अभी हमने करी हैं, एल्काइन की एडिशन रिएक्शन अभी हमने नहीं करी हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी बेसिकली क्लास है रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमारे पास में जो रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। एल्कीन की जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन में आपके पास में डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा था, यानी कि आपने कोई भी ए बी कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड से आपने ये कंपाउंड बना दिया, ए और बी। ये आपके पास में एडिशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास में फॉर एग्जांपल कार्बन के पास में कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ये ए कोई ग्रुप है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इससे रिएक्शन करेगा और ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच होगा और ये ए नेगेटिव निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे और भी हैं, बट अभी जो हम आज करने वाले हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास में बेसिकली आती हैं SN1, SN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे पास में आता है SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हमारे पास में आता है SNI। ठीक है, ये वाली अभी हम इस क्लास में नहीं लेने वाले हैं। SN1 और SN2 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली बेसिक से स्टार्टिंग से बेस से लेके एडवांस लेवल तक चलेगा। तो आपके क्लास 12th में जो है, जिसमें कि आपके पास में एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, वहाँ पे आपके पास में जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। बाकी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और आपकी SNI रिएक्शन को हम आगे अगली सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में आता है SN1। तो पहली हमारी स्लाइड है SN1 को ही लेके। SN1 की अगर हम बात करें तो पहली बात SN1 यहीं से ले लेते हैं। SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, यानी कि SN1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है? अभी तक तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बता दिया कि आपके पास में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने आके एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मतलब ये है कि हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को लेके चलेंगे, रेट काइनेटिक्स, यानी कि क्लास 12th का जो आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है वो भी यहाँ पे यूज होगा। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके पास में कोई भी जो रिएक्शन है, स्लोएस्ट स्टेप, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब स्लोएस्ट स्टेप से कैसे मतलब है कि मेरे पास में एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जैसे साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अलग अलग मेरे पास में डिपार्टमेंट हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में मेरे पास में साइकिल का हैंडल बनाते हैं हम, दूसरे डिपार्टमेंट में हम साइकिल के टायर्स बनाते हैं, तीसरे डिपार्टमेंट में हम साइकिल की जो सेंटर बॉडी है वो बनाते हैं, और फोर्थ डिपार्टमेंट में सीट कवर बनते हैं। इस तरीके से है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो पहले जो डिपार्टमेंट है, जो हैंडल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन में हम 100 हैंडल्स बना लेते हैं, यहाँ पे हैंडल बना रहे हैं हम, ठीक है, तो एक दिन में हम 100 हैंडल बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में सीट कवर है, एक दिन में हम 500 सीट कवर बना रहे हैं। ये हमारे पास में सेंट्रल बॉडी है जो पूरा ज्वाइन करके जो बनाते हैं इस तरीके से। ये जो हमारे पास में है, ये जो सेंट्रल बॉडी है वो एक दिन में केवल 50 बनती हैं, और जो सीट कवर हैं वो माना 700 के आसपास बनते हैं, वो 700 के आसपास बनते हैं।
तो एक दिन में हम कितनी साइकिल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक दिन में हम जो साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो डिपेंड करेगी जो हमारी कंपनी का स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री का स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो उस केस में जो मेरे पास में प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एक दिन में केवल मैं 50 साइकिल ही बना पाऊंगी, टोटल जो आउटकम होगा वो केवल 50 साइकिल्स होंगी। यानी कि यही आप केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स ही हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब स्लोएस्ट स्टेप हमें पता कैसे चलता है, आपने वहाँ पे पढ़ा है कि जब तक कि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पता तब तक आप रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं वो SN1 करने वाले हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हम उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म जो रिएक्शन की प्रोसीड करती है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास में सबसे पहले स्टेप 1 आता है। और स्टेप 1 में क्या होता है, द लिविंग ग्रुप डिपार्ट फ्रॉम अ कार्बोकैटायन फॉर्मिंग अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप क्या है, एल्काइल हैलाइड के का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है यहाँ पे C, मुझे यहाँ पे दिया है C, यहाँ पे मेरे पास में इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास में मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास में एक H ग्रुप है और ये मेरे पास में क्लोरीन ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन ग्रुप है। तो अभी यहाँ पे पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। तो ये जो H ग्रुप है ये अबव द प्लेन ले लेते हैं, ये H ग्रुप अबव द प्लेन है और ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये बिलो द प्लेन। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये जो लीविंग ग्रुप है वो लीव आउट करेगा। अब लीविंग ग्रुप ऐसे ही नहीं लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव करता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी H की जगह अगर मैं कोई और ग्रुप ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ले लेती हूँ C3H7 यानी कि प्रोपाइल ग्रुप ले लेते हैं हम, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो एक तरफ मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, एक तरफ मिथाइल ग्रुप ले लिया और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप ले लिया। अब ये जो लीविंग ग्रुप है ये सबसे पहले लीव करेगा और लीव करके कार्बोकैटायन बनेगा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे ये जो इथाइल है ये मिथाइल है और ये तुम्हारे पास में प्रोपाइल ग्रुप है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इथाइल यानी कि C2H5 ग्रुप है, यहाँ पे ये मेरे पास में CH3 ग्रुप है और ये मेरे पास में प्रोपाइल ग्रुप है जो कि मेरे पास में C3H7 प्लस Cl नेगेटिव निकल गया। यानी कि लीविंग ग्रुप ने लीव किया और अब मेरे पास में यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर आपके पास में आता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फिर आपके पास में एलाइलिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरीके से। यानी कि अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, सिंपल लेवल से ही लेके चलते हैं तो कार्बोकैटायन की जो आपने स्टेबिलिटी पढ़ी है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो आपके पास में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगी टर्शरी, फिर मेरे पास में आएगा ये बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक को मैं ऐसे लिख दूंगी, ये CH2 पॉजिटिव, उसके बाद में मेरे पास में आएगा एलाइलिक, ये इसके बाद में मेरे पास में आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी और प्राइमरी के पास बाद में मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो गई। अब लीविंग ग्रुप लीव क्यों कर रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप या फिर जो रिएक्शन है उसमें आपका कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड प्रोडक्ट है वो रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है और जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन। पर लीविंग ग्रुप इतने इजीली लीव नहीं करता, तो ये वाला जो स्टेप होता है ये मेरे पास में स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, तो स्लो स्टेप यानी कि ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1, जिसमें कि आपका लीविंग ग्रुप लीव आउट करेगा। लीविंग ग्रुप को मैं Lg लिख रही हूं, लीविंग ग्रुप आपका लीव करेगा, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मेरे पास में ये पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, Cl नेगेटिव निकल गया, Cl नेगेटिव निकलने के बाद में मेरे पास में जो कार्बोकैटायन बना वो टर्शरी कार्बोकैटायन बना और इस टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये इजीली लीव कर गया। पर तब भी इस रिएक्शन में टाइम लगा क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए।
तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उसकी वजह से जो आपकी रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट स्टेप के बाद में इन्होंने यहाँ पे सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखा है कि इन द सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकैटायन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। अब पहले हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके पास में कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन के पास में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं तो मेरे पास में जो कार्बोकैटायन आता है, कार्बोकैटायन हमारे पास में इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसकी sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये इस तरीके से बिल्कुल प्लेन में है, ये इस तरीके से बिल्कुल, आप ये मेरा हाथ देख लो, ये इस तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर का है तो स्टेप सेकंड में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप सेकंड में जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये मेरे पास में प्लेनर कार्बन है इस तरीके से, ये एक प्लेन में है। इसको अगर मैं इस तरीके से दिखा दूं कि ये आपका एक पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास में ये प्लेन में आ गया। ये आपका पूरा इस तरीके से प्लेन में है, इस प्लेन में। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो अबव द प्लेन अटैक करेगा या फिर वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। यानी कि अगर अब मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अब मैं न्यूक्लियोफाइल मेरे पास में कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी आगे बात करेंगे कि आपके पास में न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, यानी कि बैक साइड से। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में ये कार्बोकैटायन है तो इस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास में प्रोडक्ट बनेंगे वो मेरे पास में 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं मान रही हूँ वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये मैंने H बना दिया, H नहीं था, हमारे पास में इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप था। तो ये हमारे पास में इथाइल, यहाँ पे ये हमारे पास में मिथाइल और ये मेरे पास में प्रोप ग्रुप था। तो अगर ये अबव द साइड से अटैक कर रहा है तो मेरे पास में आएगा इथाइल, ये हो गया आपके पास में मिथाइल, और अब ये जो प्रोप ग्रुप है ये बिलो द प्लेन चला गया और जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आया वो अबव द प्लेन आया। इस तरीके से ये जो न्यूक्लियोफाइल आया ये अबव द प्लेन आया। इसके साथ में मेरे पास में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके पास में इथाइल ग्रुप है C2H5। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इथाइल ग्रुप यहाँ पे है, मिथाइल ग्रुप आपके पास में यहाँ पे है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करेगा और मेरे पास में जो प्रोपाइल ग्रुप आएगा वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो इस केस में मेरे पास में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अब आते हैं कायरलिटी पे, तो यहाँ पे कायरलिटी को भी हम जरा यूज कर लेते हैं। या फिर अगर आपका कंपाउंड कायरल है, कायरल का मतलब उसके पास चारों ग्रुप अलग हैं या फिर उसके पास में कोई भी सेंटर ऑफ कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसके पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो उस केस में जो आपका कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि कंपाउंड कायरल है। अब न्यूक्लियोफाइल में मैं कोई सा भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं। अगर आपका कंपाउंड कायरल है तो आपके पास में एनेंशियोमर बनेंगे। अब मैं जो आगे बात बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी आई हुई है और जेई के एग्जाम में भी आई हुई है। तो अधिकतर बुक में आपको ये दे रखा है कि आपको क्या करेगा, आपको एनेंशियोमर्स बनेंगे यहाँ पे और एनेंशियोमर में भी पूरा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में एनेंशियोमर बनेंगे और एनेंशियोमर में भी आपके पास में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये है कि मेरे पास में 50% डी फॉर्म आएगी और 50% एल फॉर्म आएगी, कि आपके पास में 50% डी प्लस 50% एल फॉर्म आएगी। रेसिमिक मिक्सचर आपके पास में होता है 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म, या 50% प्लस फॉर्म और 50% माइनस फॉर्म। तो आपको जो बुक में मिलेगा, बुक में हमें ये बता रखा है, एनसीईआरटी में मेनली हमें ये बता रखा है कि आपके पास में जब SN1 मैकेनिज्म होती है तो यू गेट द रेसिमिक मिक्सचर, कि आपके पास में रेसिमिक मिक्सचर आता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगर आपके पास में ये प्लेन है, मैं मान लेती हूँ ये आपके पास में प्लेनर कंपाउंड है जिसमें कि आपके पास में कार्बोकैटायन था, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन था और इस कार्बोकैटायन में इस तरफ से आपका लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट था, ये लीविंग ग्रुप इस तरीके से था। तो हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल
मतलब मैं इस लीविंग ग्रुप को यहाँ पे ऐसे बना के बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे ये मेरे पास में लीविंग ग्रुप था, ये लीविंग ग्रुप है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल आपका, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे बना रही हूँ ब्लू कलर से। ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहां से भी अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहां से भी अटैक करेगा इस तरफ से। पर आप यहां देख रहे हो यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। इस लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल का उस तरफ अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि अपोजिट साइड वाला जो अटैक है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा देन कंपैरिजन टू द सेम साइड अटैक। तो आपके पास में दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आता है जहां से लिविंग ग्रुप अटैक कर रहा है, रिटेंशन वाला। रिटेंशन का मतलब जिस तरफ से लीविंग ग्रुप ने लीव किया, अटैकिंग ग्रुप ने वहीं पे अटैक किया। दूसरा आपके पास में आता है इन्वर्जन, कि जहां से लीविंग ग्रुप ने लीव किया उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो अगर आप प्रॉपर परसेंटेज देखोगे, यही आपका नीट का भी PYQ है और ये आपका JEE का भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये अब तो CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये वाला जो इन्वर्जन है इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी देन कंपैरिजन टू रिटेंशन, यानी कि इसकी अमाउंट जो होगा, इन्वर्जन का अमाउंट रिटेंशन से ज़्यादा होगा। द रीज़न इज लिविंग ग्रुप जो है, जो एनायन है वो वहाँ पे है, उसका नेगेटिव चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सेम साइड से अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करेगा। तो उसकी इसलिए इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी रिटेंशन से ज़्यादा होती है। तो इसकी परसेंटेज के बराबर नहीं होती है, यानी कि अगर आपको दिया है कि 50% D फॉर्म इज इक्वल्स टू 50% L फॉर्म आएगी SN1 में, तो ऐसा नहीं होता है। एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से हल्की सी ज़्यादा होती है, हल्की सी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो एग्जैक्टली रेसिमिक मिक्सचर आपके पास में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर तरीके से पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में हमने करा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिया था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये T ब्यूटाइल, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास में है T ब्यूटाइल Br, ये मेरे पास में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो पहले क्या हुआ, पहले मेरे पास में लॉस ऑफ Br हुआ, Br अलग हो गया, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, ये आपका कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन में टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है, तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, तीनों ही सेम ग्रुप हैं। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, अब एक चीज और कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रॉपर स्टेप और कैसे मैकेनिज्म काम करेगी। तो जब आपके पास में अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास में अल्कोहल मैंने एज ए न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे, ये मेरे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपके पास में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस तरीके से आ गया कि ब्रोमीन हटके यहाँ पे आपके पास में O इथाइल ग्रुप आ गया। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, यानी कि अगर हम SN1 की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पॉइंट लिखने वाली हूँ SN1 और SN2 के लिए। तो अगर हम SN1 की बात करते हैं, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ये आपके पास में 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 स्टेप मैकेनिज्म में किस तरीके से आपका पूरा ग्राफ काम करता है, सबसे पहले जो है लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट आ गई। यही इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द मॉलिक्यूल टू मूव टू द ट्रांजिशन स्टेट सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन आपने कितनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई है, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन उतनी ही स्लो होती चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से कि ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए लीविंग ग्रुप जब तक लीव करेगा, यानी कि वो बॉन्ड टूटेगा, टूटने के लिए वो जिस हाई एनर्जी स्टेट पे जाएगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी उसे चाहिए होगी। तो यहाँ पे ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बन गया, ये आपके पास में आ गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारे पास में क्या होता है, इंटरमीडिएट आपके पास में द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट ऑफ द अदर रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने रिएक्शन करी और बी और सी बनाया, B+C बनाया, नेक्स्ट स्टेप में ये C होके D से रिएक्शन करके इसने दोबारा B बना दिया,
फॉर एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में हुई A प्लस डी गिव्स आउट 2B, क्योंकि C से C ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो C मेरे पास में है ये मेरे पास में इंटरमीडिएट है, इसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास में इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट आपके पास में कार्बोकैटायन है, ये आपके पास में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो उसकी भी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर यहाँ पे आपके ये प्रोटॉन वाला कंपाउंड आया, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, पर किस रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला जो स्टेप होगा ये आपका स्लो स्टेप होगा, इस स्टेप को आप स्लोएस्ट स्टेप मानेंगे और यही आपके पास में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यानी कि सबसे पहले हमने रिएक्शन के स्टेप्स पढ़े, अब हमने ये देख लिया कि रिएक्शन का कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। अब ये जो स्लोएस्ट स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो स्लो स्टेप में केवल मेरे पास में ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, रिएजेंट नहीं है, ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो मेरे पास में इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन आएगा, रेट एक्सप्रेशन मेरे पास में रिएक्शन का होगा, ये हमारे पास में आएगा रेट इज इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। केवल सबस्ट्रेट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, केवल यहाँ पे सबस्ट्रेट है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में केवल आपके पास में सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी कि आपके पास में ये आएगा, ये जो रिएक्शन है ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए आप इसको SN1 बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर से मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मतलब है जो रिएक्शन है वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में दो स्टेप हैं, तो रिएक्शन में आपके पास में इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट आपके पास में बनेगा कार्बोकैटायन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपकी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इट कैन अंडरगो द रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अगर आपकी रिएक्शन में बन रहा है तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन में भी मैंने इस चीज की बात करी थी कि अगर आप एल्कीन पर हाइड्रेशन करा रहे हो तो वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा और वो रीअरेंज प्रोडक्ट बना देगा, पर मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप उसका क्या करा दो, आप उसका हाइड्रोबोरेशन करा दो, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराने से उसमें क्या होगा, आपके पास में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द रीअरेंजमेंट, there is a possibility of rearrangement, यानी कि आपका कंपाउंड रीअरेंज हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि रीअरेंज कैसे होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। तो इसके बाद में आता है आपके पास में, अब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन तभी बन सकता है जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो आपके पास में SN1 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी, और ये रिएक्टिविटी हमारे पास में आएगी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, यानी कि अगर आपके पास में टर्शरी कंपाउंड है तो उसकी SN1 के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। टर्शरी के अलावा भी आपके पास में आते हैं, अगर आपके पास में बेंजाइलिक ग्रुप है, अगर आपके पास में एलाइलिक ग्रुप है, तो वो भी आपके पास में SN1 रिएक्शंस शो करेंगे। यानी कि अगर आपके पास में बेंजाइलिक ग्रुप है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और अगर आपके पास में एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये भी आपके SN1 रिएक्शन शो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, या फिर आप और किसी एडवांस लेवल पे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन जब भी बनेगा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास में सबस्ट्रेट की पॉसिबिलिटी आ गई। इसके बाद में
अब आपके पास में लीविंग ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है तो आप उसकी भी पॉसिबिलिटी देखेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में रिएक्शन में आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया है, एल्काइल हैलाइड की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आता है 7th पॉइंट। तो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपके पास में RI है, RCl है, R यहाँ पे पहले Br आएगा, फिर आपके पास में आएगा RCl, और लीविंग ग्रुप अच्छा कितना होगा, अगर उसका कंजुगेट बेस जितना वीक है वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। यानी कि I नेगेटिव का है, वीकेस्ट कंजुगेट बेस है, तो वो उतनी ही ईजी से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से आ गया। ये आपको पॉइंट पता चल गया यहाँ पे। तो अब यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ पे अधिकतर आपको अब क्लियर पता। यानी कि अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूँ तो अभी तक मैंने करा क्या, SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 से मतलब 1 स्टेप नहीं है, SN1 से मतलब है स्लोएस्ट स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। यूनिमोलिकुलर से मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो आपके टिप्स पे क्या होना चाहिए, रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, इसके बाद में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा, लीविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग टेंडेंसी ये है। अब आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट से मतलब क्या है, अब अगर मेरे पास में सेकेंडरी ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रुप कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा वो अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले मैं SN2 की भी बात कर लेती हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हमने अभी तक किया था, ये आपके पास में SN1 मैकेनिज्म आ गई इस तरीके से। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म हमारे पास में होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, मैं इसे बोलती हूँ बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में काम करती है। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करूं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन काम करती है। जो आपकी रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप किस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कंपाउंड दिया था H और यहाँ पे ये आपका क्लोरीन बिलो द प्लेन है और ये वाला जो H है अबव द प्लेन है। अब यहाँ पे मेरे पास में एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं HO नेगेटिव ले लेती हूँ। ये जो HO नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, केवल ट्रांजिशन स्टेट आती है। नो इंटरमीडिएट और नो इंटरमीडिएट यानी कि आपके पास में नो रीअरेंजमेंट, ना ही कोई इंटरमीडिएट बनेगा और ना ही कोई रीअरेंजमेंट होगा। यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट आपके पास में वो स्टेट होती है जहां पे दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन विच द बॉन्ड्स आर नॉट प्रॉपरली ब्रोकन एंड द बॉन्ड्स आर नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जिसमें ना कि बॉन्ड प्रॉपर तरीके से ब्रेक होते हैं और ना ही प्रॉपर तरीके से बनते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये दिया हुआ है कि ये मेरा क्लोरीन है, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब आपका अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल, मान लेते हैं ये मेरे पास में रिएक्शन ये है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ से आ रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आना शुरू होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, पर ये बॉन्ड अभी प्रॉपर तरीके से टूटा नहीं है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट तब आएगी जब बॉन्ड ना तो प्रॉपर तरीके से टूटा है और ना ही प्रॉपर तरीके से बना है। तो यहाँ पे आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट आती है इस तरीके से कि ये वाला कंपाउंड आपका बिल्कुल प्लेनर हो जाएगा और ये जो लीविंग ग्रुप था जो कि क्लोरीन था, ना तो बॉन्ड प्रॉपर तरीके से टूटा है और ना ही बॉन्ड प्रॉपर तरीके से बना है। तो ये आपके पास में आती है ट्रांजिशन स्टेट, इसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये आपके पास में आ गई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन विच द बॉन्ड्स आर नॉट प्रॉपरली ब्रोकन एंड द बॉन्ड्स आर नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, उसे आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं।
तो ये आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट आ गई है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बॉन्ड बना लेगा, जो वीक होगा वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ से आपका Cl नेगेटिव लीव कर जाएगा और हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास में आएगा इस तरीके से। ये आपके पास में जो प्रोडक्ट आ गया ये आपके पास में आया इस तरीके से, और इसे आप बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, इसे इन्वर्टेड अम्ब्रेला भी बोलते हैं। ये आपके पास में होती है इन्वर्टेड अम्ब्रेला स्टेट ऑल्सो। ये कैसे है, ये देखो, ये वाला जो आपके पास में अम्ब्रेला है इसमें लीविंग ग्रुप आपके पास में यहाँ पे है, ये लीविंग ग्रुप आ गया। अब जब आपने यहाँ पे ग्रुप बनाया, जो आपके पास में प्रोडक्ट बना, जैसे बरसात में जब आपके पास में बारिश होती है तो छतरी जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ना, जैसे बरसात में है तो ये आपके पास में छतरी है, हवा चली और वो छतरी बिल्कुल उल्टी हो गई, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड अम्ब्रेला स्टेट। तो यहाँ पे ये हमारे पास में स्टेट है और ये देखो छतरी बिल्कुल अपोजिट हो गई है, तो ये हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, तो इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन आपका इन्वर्ट हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आप कहोगे कि आर और एस, यहाँ पे आर और एस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपका क्या है, इन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट साइड से हो गया, जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड से आके अटैच हो गया, तो इसे आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जब मैं स्टेप्स की बात करूंगी, तो अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करूं तो मेरे पास में जो पॉइंट्स आएंगे वो ये पॉइंट्स आएंगे। अब मैं लेती हूँ SN2। SN2 आपके पास में सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप है, तो ये 2 कहाँ से आ रहा है? अगर आपका ये सिंगल स्टेप है तो रिएक्शन में 2 कहाँ से आ रहा है? असल में अगर आप रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, ये देखो यहाँ पे पिक्चर से बात कर लेते हैं जरा। ये मेरे पास में था CH3H इथाइल Br, सेकेंडरी कंपाउंड ले लिया इन्होंने। सेकेंडरी कंपाउंड क्यों बोला है मैंने यहाँ पे, देखो इधर ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, ये वाला इथाइल ग्रुप है, ये H है और ये Br, तो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये मेरे पास में सेकेंडरी कंपाउंड है। HS यहाँ पे आया, HS ने अटैक किया अपोजिट साइड से, तो ब्रोमीन ने जिस साइड से अटैक किया HS ने उसके अपोजिट साइड से अटैक किया, मतलब ब्रोमीन ने जहां से लीव किया HS ने उसके अपोजिट साइड से अटैक किया। तो अगर यहाँ पे इसमें कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं। अब अगर इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ब्रोमीन को आप 1 दोगे, इथाइल को 2 दोगे, मिथाइल को 3 दोगे, 1 2 3 कंपाउंड आपका R है। यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो आप इसको 1 दोगे, इथाइल को 2 दोगे, मिथाइल को 3 दोगे, और ये आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन आ गया R से S। मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से एक चीज ये भी है कि उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो अकर इन द सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, यानी कि रिएक्शन केवल एक स्टेप में काम करती है। कंसर्टेड स्टेप का मतलब क्या है कि एक ही स्टेप में सब कुछ होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम द अपोजिट साइड लिविंग ग्रुप ऑफ द लिविंग ग्रुप कॉजिंग द लिविंग ग्रुप डिपार्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो केवल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम देखूं तो ये मेरे पास में डायग्राम है, देखो HS ने इसके बैक साइड से अटैक किया, ये इसके बैक साइड से अटैक हुआ, ये आपका ब्रोमीन ग्रुप था। देखो ब्रोमीन बहुत बड़ा ग्रुप है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, इतनी बड़ी उसकी आपके पास में इतना बड़ा साइज है, तो फ्रंट साइड अटैक ही पॉसिबल नहीं है, तो बैक साइड अटैक होता है और वो लीव कर जाता है। अब अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम देखूं तो मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आता है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं नीचे, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मेरे पास में अब जो केवल एक ही स्टेप में काम कर रहे हैं और यही स्टेप मेरा स्लो स्टेप है, एक स्टेप है, यही स्टेप स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप में मेरे पास में सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट दोनों ही प्रेजेंट हैं, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे इस रिएक्शन का जो काइनेटिक्स लिखूंगी, रेट काइनेटिक्स लिखूंगी, तो वो रेट इज इक्वल्स टू K सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, दोनों चीज हैं। तो जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्लोएस्ट स्टेप में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों ही प्रेजेंट हैं, यानी कि जो मेरे पास में रिएक्शन आएगी वो सेकेंड ऑर्डर है। रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है,
ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसलिए हम इसे SN2 बोलते हैं। 2 से मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। तो अब अगर मैं इसकी केमिकल काइनेटिक्स देखूं तो देखो यहां से मेरे पास में एक्टिवेशन, इसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ट्रांजिशन स्टेट आई। ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होने के साथ साथ जो आपके पास में लीविंग ग्रुप है और जो अटैकिंग ग्रुप है उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट जाके ये आपके पास में मेन प्रोडक्ट बन जाता है, लीविंग ग्रुप लीव आउट हो जाता है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफ अगर हम ले ही रहे हैं तो एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं। माना मुझे कोई ग्राफ इस तरीके से दिया है, ये दूसरा ग्राफ मेरे को दिया है ये, और तीसरा ग्राफ मेरे को दिया है इस तरीके से, और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है या कौन सा पहले बात करते हैं कौन सा सिंगल स्टेप है कौन सा डबल स्टेप है। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये 1 स्टेप है केवल, इसमें 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है और ये भी आपकी 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब मैं इस 2 स्टेप में से आपसे ये पूछूं कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, तो पहले वाली रिएक्शन में जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ये इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी कि यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस रिएक्शन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और यही आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। अब तुम ये देख लो कि उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसमें 1 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसमें 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो तुम्हारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर चलती चली जाएगी। तो ये हमारे पास में आ गया SN2 मैकेनिज्म। तो अब अगर SN2 मैकेनिज्म में मैं यहाँ पे लिखूं तो ये आपके पास में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट। और अगर आपकी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट, रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो 5th पॉइंट मैंने यहीं पे लिख दिया, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बना है। इसके बाद में आता है 6 पॉइंट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि जो रिएजेंट है वो आपका सेम साइड, उसके अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ये देखिए अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो जितना रिएक्टेंट के ऊपर क्राउड जितना कम होगा, उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, उतने इजीली अटैक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लूं कि मुझे कार्बन दिया है, ये देखो मैं 3 पॉसिबिलिटी कार्बन की बना रही हूं, ये लीविंग ग्रुप है, ये मेरे पास में लीविंग ग्रुप है इस तरीके से, और मैं अब 3 पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूं कि यहां पे मेरे पास में तीनों बल्की ग्रुप हैं, ये देखिए ये बल्की ग्रुप हैं, यहां पे मेरे पास में केवल 2 बल्की ग्रुप हैं, और यहां पे मेरे पास में तीनों के तीनों बिल्कुल छोटे ग्रुप हैं, ये मेरे पास में तीनों छोटे ग्रुप हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से अटैक ही नहीं कर पाएगा, ना यहाँ से ना यहाँ से। तो टर्शरी के लिए SN2 मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ से अटैक कर देगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन के लिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। यानी कि रिएक्टिविटी कैसे होगी, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी सबसे उससे कम रिएक्टिव, और टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखोगे तो मेरे पास में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शरी रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये मेरे पास में इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद में आता है मेरे पास में, अगर हेलोजन अलग अलग हो, एल्काइल हैलाइड की टर्म में अगर हम बात करें तो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उसकी रिएक्टिविटी उस फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो लीविंग ग्रुप के लिए SN1 और SN2 दोनों ही सेम है, यानी कि RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, RBr की उससे कम, और RCl की सबसे कम, इस तरीके से। तो लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी, मैंने एल्काइल हैलाइड का भी काफी पोर्शन यहीं पे कवर करा दिया, तो अब मैं एल्काइल हैलाइड के सीधे मेन पॉइंट ले लूंगी तो आपको, ताकि जो NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का क्लास 12th का वो करने में इजी हो जाएगा। तो आप ये दोनों बुक एक साथ देख लेना, मतलब ये दोनों चैप्टर, दोनों जो वीडियोस हैं वो एक साथ कंसीडर कर लेना। अब आता है, अगर मुझे सेकेंडरी कंपाउंड दिया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे मेरे पास में SN1 रिएक्शन होगी और कहाँ पे मेरे पास में SN2 रिएक्शन होगी। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास में आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट से पहले, चलो यहाँ पे पहले इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो, जब आप SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो SN1 मैकेनिज्म में आपके पास में प्योरली आयनिक स्टेट बन रही है। जब आपने फर्स्ट स्टेप लिया
तो यहाँ पे कैटायन और एनायन बना, ठीक है। कैटायन और एनायन अगर आपके पास में बनेगा तो आपको इस तरीके का सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो आपके कैटायन और एनायन को स्टेबलाइज करे। तो अगर आप पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट लेते हो, यानी कि यहां पे हमारे पास में आता है पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर हैं और उसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। जैसे कि आप ले लो अल्कोहल, ये ले लिया, आप ले लो H2O, और H2O में भी अगर आप अल्कोहल और H2O की बात करोगे तो H2O के साथ में रिएक्शन बहुत इजी है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो वो कैटायन और एनायन दोनों को अच्छी तरीके से होल्ड कर लेता है। तो ये आपके पास में H2O आ गया, अल्कोहल आ गया, उसके बाद में अमोनिया आ गया। तो ये सारे के सारे आपके पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट है, यानी कि जिसमें कि आपके पास में प्रोटॉन प्रेजेंट है। और दूसरा आपके पास में होता है पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट। जब आप SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट आती है, इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, लीविंग ग्रुप, और ये आपके पास में आ गया न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया। तो यहाँ पे जो आपके पास में कार्बोकेटायन है उस पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। पार्शियल चार्ज के लिए आपको केवल ये चाहिए कि आपका न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग रहे, न्यूक्लियोफाइल को कवर करने के लिए कुछ भी ना हो, पर जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट तो लेते हैं क्योंकि पार्शियल चार्ज तो है, बट पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट लेते हैं ताकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक कर सके। तो पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट आपके कैसे होते हैं? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जैसे कि ये आपके पास में है DMSO, DMSO। आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी ले सकते हैं, THF। तो ये आपके पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट हो गए, पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट हो गए। इसके बाद में ड्राई ईथर भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। अब यहाँ पे यानी कि अगर आपके पास में पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल होगी, अगर आपके पास में पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट है तो SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड होगी। और जो लास्ट आता है आपके पास में न्यूक्लियोफाइल, अगर आपके पास में, तो क्योंकि इसमें पहले ही लीविंग ग्रुप लीव कर चुका है, अब आपके पास में कार्बोकेटायन बचा है। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका था, वो पहले ही कार्बोकेटायन बन गया था, तो कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिएक्शन कर देगा, यानी कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में वीक न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट। वीक न्यूक्लियोफाइल आप H2O ले लो, आप RSH ले लो, आप ROR ले लो, तो ये आपके पास में वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए। पर जब आप SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जब लीविंग ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ था तभी न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, तभी आपके पास में रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में आपके पास में OH नेगेटिव होना चाहिए, SH नेगेटिव होना चाहिए, NH2 नेगेटिव ले लें। वैसे तो अमोनिया यहाँ पे भी काम कर जाता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आप अमोनिया लिख लो, NH3 पॉजिटिव दोनों जगह। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट स्टेप आते हैं SN1 मैकेनिज्म के और SN2 मैकेनिज्म के। तो ये मेन स्टेप हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके पास में सारे रिएक्शन इजीली हो जाएंगी। तो ये हमारे पास में हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये अब देखो कैसे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म काम करती है, जब आपकी एनर्जी डायग्राम कैसे कैसे काम करता है। अगर मैं SN2 विद मिथाइल सबस्ट्रेट, SN2 विद प्राइमरी सबस्ट्रेट और SN2 विद सेकेंडरी सबस्ट्रेट। मिथाइल सबस्ट्रेट यानी कि मेरे पास में CH3 विद लीविंग ग्रुप है, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी कम है, बहुत इजीली रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। बट अगर मेरे पास में प्राइमरी सबस्ट्रेट है यानी कि मेरे पास में RCH2 विद लीविंग ग्रुप है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है, अब मुझे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर मेरे पास में सेकेंडरी सबस्ट्रेट है यानी कि मेरे पास में R और यहाँ पे फिर लीविंग ग्रुप है, इस तरीके से हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये H और ये मेरे पास में लीविंग ग्रुप है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगी। और टर्शरी कंपाउंड कभी भी SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करता है, टर्शरी कभी भी SN2 शो नहीं करेगा, टर्शरी हमेशा SN1 ही शो करता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है, रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपके एनर्जी डायग्राम से आपको पता चलता है। अब ये पोलर प्रोटोइक और पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट की हम जो बात कर रहे हैं SN2 के लिए और SN1 के लिए,
SN2 के लिए जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा पोलर ए प्रोटेइक सॉल्वेंट काम करता है, तो पोलर प्रोटेइक सॉल्वेंट होगा तो वो आपकी हायर एनर्जी पे होगा, उसको कंपाउंड को ऑलरेडी हायर एनर्जी पे लेगा और यहाँ पे ले जाएगा। तो आप ये देख रहे हो एनर्जी डिफरेंस कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है। तो यानी कि SN2 में आपके पास में पोलर ए प्रोटेइक सॉल्वेंट उस रिएक्शन को इजीली प्रोसीड करा देता है। पर अगर आप SN1 की बात करते हैं और पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट लेंगे तो वो उसको लोअर एनर्जी पे, इस तरीके से दोनों स्टेप को ही लोअर एनर्जी पे लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, देखो और थोड़ी डिटेल में लेना चाहते हो तो इस तरीके से होता है कि जब हमारे पास में SN1 मैकेनिज्म होती है तो कैटायन और एनायन बनते हैं। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जो कि पोलर है और प्रोटोइक भी है, तो मतलब ये जो कैटायन है, कैटायन सराउंडेड होगा, माना मैंने H2O ले लिया, कैटायन सराउंडेड हुआ H2O मॉलिक्यूल से, तो इनके बीच का इंटरेक्शन बन गया इस तरीके से, जो कि कैटायन को भी स्टेबलाइज करेगा ये। और दूसरा आपके पास में एनायन भी बना है, एनायन को स्टेबलाइज कैसे करेगा, एनायन को ये इसका पोलर पार्ट इस तरीके से स्टेबलाइज करेगा। तो कैटायन और एनायन वो दोनों को स्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल कैटायन पे इजीली अटैक कर सकता है। तो आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बन गया और वो उसको इजीली स्टेबलाइज कर देता है। तो इस तरीके से आपके पोलर ए प्रोटोइक सॉल्वेंट आपके SN2 मैकेनिज्म में काम करते हैं और SN1 मैकेनिज्म में आपके पास में प्रोटोइक सॉल्वेंट काम करता है। यानी कि ये प्रोटोइक पोलर है और ये पोलर ए प्रोटोइक है, पोलर ए प्रोटेइक सॉल्वेंट काम करता है। तो यहाँ पे ये आपके पास में सारे डिफरेंसेस आ गए हैं जो कि मैंने वहाँ पे सारे लिखे थे। न्यूक्लियोफाइल SN1 में कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सबस्ट्रेट टर्शरी और सेकेंडरी होगा SN1 में, यहाँ पे आपका मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। सॉल्वेंट आपका गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट यानी कि आपके पास में पोलर प्रोटोइक सॉल्वेंट। और वाइड वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे काम करते हैं। लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए तभी आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसके बाद में यहाँ पे AgNO3 एक ये बहुत अच्छा पार्ट है, जो AgNO3 है जो कि आपको कई बार रिएक्शन में दिया होता है। AgNO3 SN1 को फेवर करता है क्योंकि वो कार्बोकैटायन बना देता है, क्लोराइड के साथ में AgCl करके कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर्ड करेगा। इसके बाद में काइनेटिक्स क्या है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। स्टोइचियोमेट्री मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंपाउंड में आपको दे दिया मिथाइल हैलाइड, कोई SN1 नहीं करेगा, ये SN2 करेगा। हिंडर्ड एंड अनहिंडर्ड और फेवर है इसलिए वो SN2 करेगा। प्राइमरी हैलाइड में आपके पास में ये मैंने पूरा आपको उस तरीके से लिखवा दिया है। नो रीअरेंजमेंट, कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और कहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा उसकी भी पॉसिबिलिटी पूरी इस तरीके से है। तो ये आपके पास में कंप्लीट SN1 और SN2 है, इनके क्वेश्चंस करेंगे और इनका रिवीजन करके मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। बट मेरी नेक्स्ट क्लास क्या है वो प्रॉपर CBSE बेस्ड है, जिसमें कि आपके फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड का ले लेंगे ताकि आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती जाए। बट तो मोस्ट ऑफ द थ्योरी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आई विल ट्राई टू डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक मेहनत करते रहिए, जितना हो सके अच्छे से तैयारी करिए, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए ताकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी आए आप क्वेश्चन लगा सकें। CSIR वाले बच्चों के लिए जो फॉर्म था उसकी एक्सटेंडेड डेट जो कि पहले 30 तारीख थी वो 2 दिन और बढ़ गई है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए क्योंकि मेरे ख्याल से फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप उस चीज़ को फॉर्म अपना प्रॉपरली भर के फीस पे कर दीजिए ताकि आपका एक काम पूरा खत्म हो जाए। एग्जाम की डेट कब तक आती है कब तक नहीं आती है, आप अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे रखिए, बिल्कुल उस युद्ध स्तर पे। ओके जी, फिर मिलते हैं। ये सबके काम आएगा, ये IIT JAM गेट CSIR सबके लिए काम आएगा। बाकी रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, नेक्स्ट वीडियो में विद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बार बार इसी बात को बोलती हूँ हर वीडियो में क्योंकि मुझे तभी पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। नया चैनल है, मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे पता है ये, बट हाँ अगर आप साथ देंगे तो वी विल ग्रो टुगेदर। ओके जी, चलिए मिलते हैं, बाय।